जय हिंद मित्रों, मैं हूं पटेल अविनाश और स्वागत करता हूं आदेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो 9648321555 नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी सभी विषयों के नोट्स और वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। आज का विषय है हमारा साइंस, विज्ञान और क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग क्लास 10 की तैयारी करेंगे। तो क्लास 10 की साइंस पढ़ना है। तो साइंस पढ़ने से पहले हम साइंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साइंस होती क्या है, साइंस की डेफिनेशन क्या है और साइंस को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइंस, साइंस को हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान। साइंस मतलब विज्ञान। अगर विज्ञान को हम तोड़ के देखते हैं, वर्ड से पूछते हैं, तो विज्ञान को अगर हम डिवाइड करें तो विज्ञान दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। वि धन ज्ञान। मतलब क्या निकला? वी का मतलब हो जाएगा विशिष्ट। क्या हो जाएगा बेटा? विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब हो जाएगा ज्ञान। तो यहां से हमको ये पता चला कि विज्ञान मतलब एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है। विज्ञान का मतलब हो जाता है एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। तो अब बात करें कि जो भी हम पढ़ते हैं वो विशिष्ट प्रकार का एक ज्ञान हो जाता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान को परिभाषित कैसे करेंगे? अगर आपसे कोई पूछे थ्योरी क्या लिखोगे, परिभाषा क्या लिखोगे, तो परिभाषित कैसे करते हैं? बेटा मैं 3 वर्ड बता रहा हूं, 3 वर्ड याद कर लीजिए और पूरी विज्ञान की परिभाषा आपकी मुट्ठी में। चलिए देखते हैं कौन से 3 वर्ड हैं। इधर साइड में देख लीजिएगा। पहली चीज तो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? नंबर 1 सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित मतलब क्या होता है? एक सुंदर व्यवस्था में। नंबर 2 क्रमबद्ध। नंबर 2 क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब एक क्रम में, एक सीरियल में। नंबर 3 नियमानुसार, मतलब नियम के आधार पर, नियमानुसार। बेटा इन 3 वर्डों को आप याद कर लीजिए। कौन से 3 वर्ड हमने बोला? सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और नियमानुसार। इन 3 वर्ड को पढ़ लीजिए, आपकी विज्ञान की परिभाषा आपकी मुट्ठी में है। चलिए देखते हैं कैसे परिभाषा आप लिखते हैं कि किसी भी विषय की, भाई बेटा विषय कोई भी हो, विषय कोई भी हो, अगर कोई विषय है उसको सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध और नियम के आधार पे पढ़ते हैं तो वो विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? देखिए, किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, नियमानुसार वैज्ञानिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हमने परिभाषा क्या बताई? किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, नियमानुसार वैज्ञानिक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है, थोड़ा सा और परिभाषा बड़ी करते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द जो है ये कहां से आया है? ये लैटिन भाषा के सीटिया नामक शब्द से है। क्या हमने बताया? विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के सीटिया नामक शब्द से लिया गया है। और सीटिया का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ क्या है? अर्थ होता है बेटा जानना, नॉलेज। मतलब आ गया पूरा साइंस। तो हमने क्या बताया? परिभाषा आप क्या लिखेंगे? किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, नियमानुसार वैज्ञानिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के सीटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जानना है। चलिए अब ये तो आप समझ गए होंगे विज्ञान। अब विज्ञान की परिभाषा लिख लेते हैं।
मैंने परिभाषा लिख दी है बेटा, इसको आप फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखना है, हमें नोट डाल लेना है और नोट डाल के लिखना है। क्या नोट डाल के लिखोगे आप? पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रमानुसार मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रमानुसार विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग है? 3 बेटा। फर्स्ट नंबर आपका है फिजिक्स, फिजिक्स मतलब भौतिकी, क्या कहते हो बेटा हिंदी में इसको? भौतिकी। नंबर 2 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब रसायन, इसके लिए क्या कहते हो आप? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। नंबर 3 आता है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, क्या कहते हो बेटा इसको? जीव विज्ञान। ये 3 पार्ट है हमारे 10th क्लास में और तीनों पार्टों को हमें एक साथ पढ़ना होता है, एक साथ स्टडी करना होता है। तीनों पार्टों का मिलाकर 70 मार्क्स का पेपर आता है आपका, प्लस 30 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं जो प्रैक्टिकल के होते हैं। ये 70 मार्क्स को इन तीनों पेपर में कैसे डिवाइड किया गया मैं आपको बता दूं। ये 25, ये 25 मतलब बायो और फिजिक्स 25 मार्क्स की आती है और जो केमिस्ट्री होती है वो 20 मार्क्स की आती है, हो जाता है टोटल 70 मार्क्स का। तो चलिए हम तीनों पार्ट को पढ़ेंगे, बारी बारी तीनों पार्ट का अध्ययन करेंगे, क्रम से पढ़ते हैं। पहला है हमारा फिजिक्स, तो हम चलते हैं आज फिजिक्स पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे। और बेटा जहाँ पे आपको जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स लिखते जाइए, बनाते जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और बेहतर से बेहतर बनिए। एक बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए आपको रिवीजन करना होता है, तो बार बार रिवीजन करिए। कोई चीज़ ना आए तब तक उसे पढ़िए जब तक वो आपको आ ना जाए, मजबूत ना हो जाए। चलिए देखते हैं तीनों पार्ट्स में। पहला पार्ट हम फिजिक्स पढ़ते हैं, क्या होती है फिजिक्स। साइंस का पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिकी। कुछ लोग बेटा इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। आप इंटर की जब बुक उठाते हैं तो उसमें भौतिकी लिखा मिलता है आपको, 10th में भौतिक विज्ञान, कुछ भी मिल सकता है आपको, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो भौतिकी है क्या? सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक। भौतिक मतलब विद्युत, गति, प्रकाश, ये सारी चीजें जिसमें हम पढ़ते हैं वो भौतिकी होती है। यानी जो दिखाई दे रहा है हमें स्पष्ट रूप से, ये भौतिक एक प्रकार से कहलाता है, ठीक है। तो भौतिक, तो ये तो हमने ऐसे सिर्फ जान लिया कि भौतिक क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, परिभाषा को आप कैसे डिफाइन करेंगे, थ्योरी कैसे लिख सकते हैं? तो थ्योरी के लिए मैं सिर्फ 2 वर्ड देता हूं आपको, 2 वर्ड याद रखिए, पूरी थ्योरी मुट्ठी में। चलिए देखते हैं कौन से 2 वर्ड है बेटा आपके। 2 वर्ड आपके हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा है प्राकृतिक। प्रकृति और प्राकृतिक दोनों अलग अलग वर्ड है बेटा, आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग हैं। ये मैं होमवर्क आपको देता हूं कि प्रकृति और प्राकृतिक में क्या अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर मिलेगा। इसको अपने आप थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करिएगा, आप बेहतर स्टूडेंट बनेंगे। चलिए हमने आपको 2 वर्ड दिए हैं, प्रकृति और प्राकृतिक। इन दोनों वर्डों को आप याद रखिएगा, आपकी भौतिक तैयार। हमने आपसे एक छोटी सी बात बोली थी कि जो साइंस होती है, ठीक, साइंस की 3 ब्रांचें हमने पढ़ी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मतलब जो थी ये तीनों इसकी क्या है? शाखाएं हैं। यानी विज्ञान की 3 शाखाएं हमने पढ़ी हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो देखिए परिभाषा कैसे बनती है। प्रकृति और प्राकृतिक हमने 2 वर्ड ले लिए हैं, इसके बेस पे हम परिभाषा बनाते हैं। क्या परिभाषा होगी? विज्ञान की वह शाखा। भाई ये भौतिक क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, मतलब जिसके अंदर क्या पढ़ने को मिलता है? प्रकृति एवं प्राकृतिक।
क्रियाकलापों या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिकी कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। चलिए हम थोड़ा सा परिभाषा एक बार फिर से डिफाइन कर रहे हैं। हमने क्या कहा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक क्रियाकलापों या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। आप तो बिल्कुल याद कर चुके हैं, पूरी परिभाषा आपकी सेट हो चुकी है, आपके माइंड में है। क्या हमने बताया? एक बार फिर से हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, जिसको आप कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इस थ्योरी को, इस परिभाषा को आप लोग अपने फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा। पहली परिभाषा विज्ञान की, दूसरी परिभाषा फिजिक्स की, केवल फिजिक्स के नोट्स में। ठीक है, अब फिजिक्स अब पढ़ रहे हैं हम लोग। फिजिक्स तो जानते हैं, समझ गए फिजिक्स क्या होती है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हमें पढ़ना है 10th क्लास में, उसकी बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है पहली चीज लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। पहली चीज हमको पढ़ना है लाइट मतलब प्रकाश। सेकंड चीज पढ़नी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब विद्युत धारा या विद्युत। तो आप दो चीजें हैं आपके पास, प्रकाश है, विद्युत धारा है। दोनों अलग अलग इकाई है, यूनिट है। प्रकाश में अलग अलग चैप्टर बटेंगे, विद्युत धारा में अलग अलग चैप्टर आपके डिवाइड होंगे। तो पहली चीज हम प्रकाश से पढ़ते हैं, विद्युत धारा को बाद में पढ़ते हैं क्योंकि बाद में है। एक क्रम से पढ़ा रहे हैं, एक क्रम से सीरियल से चलते हैं। तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश जो है, प्रकाश यूनिट में हमें क्या पढ़ने को मिलता है देखते हैं। प्रकाश यूनिट में पहला ही चैप्टर है हमारा, प्रकाश का चैप्टर है। तो पहले प्रकाश पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रकाश के चैप्टर में क्या होता है क्या देखते हैं। तो प्रकाश का चैप्टर जो है देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा चैप्टर का नाम है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑन प्लेन सरफेस। क्या हमने बताया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। प्लेन मतलब समतल, सरफेस मतलब होता है पृष्ठ। और चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है प्रकाश। यहाँ समतल पृष्ठों पर ये जो होगा, यानी कि प्लेन सरफेस पर, ऑन द प्लेन सरफेस जो है उस पर क्या होना है? प्रकाश का परावर्तन। तो यानी हमें प्रकाश पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर समतल पृष्ठ पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रकाश यूनिट है, तो प्रकाश के बारे में जान लेते हैं क्या होता है प्रकाश। तो चलिए देखिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लाइट। बेटा लाइट की भी परिभाषा आपको 1 मिनट के अंदर आपके माइंड में सेट होने वाली है। तो उसके लिए आप कंटिन्यू बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। हमने कहा लाइट, प्रकाश। देखिए दो बातें जान लीजिए। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक, और ये क्या होती है? किरण के समान होती है। तो यहाँ पे हम किरण ना कह के क्या बोलेंगे बेटा? विकिरण कहेंगे। क्या कहेंगे? विकिरण कहेंगे। तो चलिए दूसरी चीज, प्रकाश क्या होता है? हमारी आंखों को महसूस होता है। तो यहाँ पे हम क्या परिभाषा लिखेंगे? वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्या लिखेंगे बेटा परिभाषा? वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। किरण या विकिरण, आप दोनों में से कोई भी एक वर्ड ले लीजिएगा। हमने कहा वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, यानी महसूस कराता है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। दूसरी चीज, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश की सबसे बड़ी वास्तविकता यह है कि बेटा प्रकाश जो होता है वो कभी भी स्वयं दिखाई नहीं देता।
तो प्रकाश जब दिखाई नहीं देता तो कैसे काम करता है प्रकाश? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है या कोई प्रकाश का स्रोत है, जहां प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश आ रहा हो, ये प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश निकलता है और कहा हमारी ये कोई वस्तु है। जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण हो गई, प्रकाश किरण, ठीक है बेटा। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से ही निकलेगी, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो इस वस्तु पर पड़ेगी, तो इस वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, कहां आती है? हमारी आंख की रेटिना पर आती है। कहां पे? आंख की रेटिना पर आती है। तब वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह वस्तु तब हमें दिखाई देती है। आपको लाइट की परिभाषा कंफर्म हो गई होगी, आप अच्छी तरीके से लाइट को समझ गए होंगे। हमने क्या बताया? प्रकाश को एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं। प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर आता है, तब वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ से हमने स्पष्ट कर लिया है कि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्लियर? प्रकाश की परिभाषा आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब प्रकाश की परिभाषा कंप्लीट हो गई। हमने स्रोत, क्या हमने कहा? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत मतलब ये है कि दुनिया में जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रकाश का स्रोत कहलाता है। मतलब अगर हमें सूर्य से प्रकाश मिल रहा है तो सूर्य हमारा प्रकाश का क्या हो जाएगा बेटा? स्रोत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य तो हमको प्रकाश दे रहा है। तो हम क्या जान गए कि जहां से हमें प्रकाश मिल रहा है वो हमें प्रकाश का स्रोत कहलाता है, वो हमारा प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। तो ये थी हमारी प्रकाश की स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत के बारे में हम क्या लिखेंगे? प्रकाश हमें विभिन्न माध्यमों से मिलता है। अब देखो, परिभाषा तो प्रकाश के स्रोत की लिखने वाली है नहीं कोई ऐसी चीज, फिर भी जान लो। क्या लिखोगे? कि प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। वो क्या हो सकता है? प्राकृतिक स्रोत हो सकता है, और क्या हो सकता है? कृत्रिम। एक वर्ड अक्सर करके साइंस में आता है, कृत्रिम। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या होता है? कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या होता है बेटा? कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित। आगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में आप जब हीरे को पढ़ोगे तो वहां पे पाओगे हीरा दो प्रकार से पाया जाता है, डायमंड, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से। कृत्रिम मतलब हमने आपको बता दिया है मानव निर्मित, मतलब जिसका निर्माण हम लोग करते हैं, मनुष्य करता है, वो कृत्रिम कहलाता है। अब इस कृत्रिम वर्ड को देखकर आप कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए अब बात हम करते हैं प्रकाश स्रोत की। हमने कहा प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या है बता दिया, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो अब चलो थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली जान लेते हैं। जब जान ही रहे हैं तो और थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। प्रकाश स्रोत क्या हमने बताया बेटा? प्रकाश स्रोत, ठीक। प्रकाश स्रोत जो है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया। हमने कहा प्रकाश स्रोत को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला तो दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा तो अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला कौन सा हमने बताया? दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बताया बेटा? दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा हमने क्या बताया? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब आ गई समस्या आपके पास। प्रकाश स्रोत तो पता था, सबको पता था कि जहां से हमें प्रकाश मिलता है वो प्रकाश स्रोत कहलाता है, वो चाहे सूर्य हो या मोमबत्ती से हो। यस, अब आ गई बात। यहाँ पे दो चीजें हमें मिल गई, यहाँ थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं। क्या? सूर्य, और दूसरा हमने क्या कहा? मोमबत्ती।
बेटा दोनों अलग अलग हैं। सूर्य प्राकृतिक रूप से और मोमबत्ती कृत्रिम रूप से, यानी सूर्य जो प्रकृति से मिला है और मोमबत्ती जिसे मनुष्य ने बनाया है, मानव निर्मित है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, क्या समस्या आई कि दो अलग अलग चीजें हमें मिल गई हैं, सूर्य और मोमबत्ती। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, कोई बता सकता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं और जो दूसरे पे आधारित होते हैं। अदीप्त, भाई दीप्त मतलब जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, अदीप्त मतलब जो ना करते हो, वो अदीप्त प्रकाश कहलाएंगे, प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। थोड़ी सी परिभाषा देख लीजिए, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। हमने क्या कहा? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? सूर्य। बेटा सूर्य को कोई प्रकाशित नहीं करता है, सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? चंद्रमा। जी नहीं, चंद्रमा तो नहीं हो सकता क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आपको बाद में बात करेंगे इस पे। सूर्य के अलावा क्या हो सकता है? तारे। जी हाँ, तारों का स्वयं का अपना प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब। क्या? विद्युत बल्ब। क्यों भाई विद्युत बल्ब सुन के कंफ्यूज हो गए? क्यों? ये क्या किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है? जी नहीं, ये अपने ही प्रकाश से जलता है, इसलिए इसको हम दीप्त प्रकाश स्रोत बोलेंगे। आपको दीप्त प्रकाश स्रोत कंफर्म हो गया होगा, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। क्लियर हो गया? अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। कहने का मतलब है इनका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दीप्त प्रकाश स्रोतों के माध्यम से जलते हैं। जैसे कैसे, क्या बताया हमने कि जो दूसरे से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा, ठीक। दूसरा, एक मिनट पॉज करो। आपको बताया दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त में बताया जो स्वयं से प्रकाशित होते हैं, अदीप्त में पहले हमने बता दिया जो दीप्त ना मतलब अदीप्त जो स्वयं से प्रकाशित नहीं है, जो दीप्त पे आधारित होकर प्रकाशित होते हैं, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा और कांच। भाई देखो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो उससे मतलब उसी के माध्यम से वो प्रकाशित हो जाता है। कांच का कोई प्रकाश नहीं होता है, जब कांच में प्रकाश पड़ता है तब वो चमकता हुआ दिखाई देता है, तब वो प्रकाश देता है, तो ये अदीप्त में आ जाता है। तो दीप्त अदीप्त आप समझ चुके हैं, प्रकाश समझ चुके हैं, प्रकाश और प्रकाश के स्रोत आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रकाश के गुण। हमने अभी तक 3 टॉपिक पढ़े हैं चैप्टर से, लाइट, और लाइट के बाद हमने पढ़ा प्रकाश का स्रोत और दीप्त और अदीप्त प्रकाश। अब आज का टॉपिक है कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश के गुणों में क्या कह सकते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हो सकते हैं। पहली चीज तो प्रकाश के गुण में हमको ये मिल जाती है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। पहला गुण क्या? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, ठीक है। दूसरी चीज क्या, इसी में प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु क्या कंडीशन है, उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं स्वयं दिखाई देती हैं, ठीक है। ये पहला गुण। दूसरा गुण क्या हो सकता है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में। क्या हम कहेंगे, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी
रेखा में चलता है। बेटा ये सारे गुण आप पढ़ लोगे जब, तो इसको पढ़ने के बाद आपका चैप्टर इजी हो जाएगा, न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे, डेरिवेशन आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, हमने क्या कहा, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दूसरी चीज हमने कहा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो मतलब क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा, जिधर जाएगा वो सीधी ही रेखा में जाएगा। मतलब प्रकाश ऐसे 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 नहीं चलता है। तो हमने क्या कहा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्रकाश नहीं चलता है। कभी आपने देखा होगा कि प्रकाश जब खिड़की होती है तो खिड़की से प्रकाश जो आता है वो बिल्कुल सीधा आता है, वो टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं आता है। चलिए, प्रकाश सीधी सदैव सीधी रेखा में चलता है। ये हमारा पहला और दूसरा पॉइंट हो चुका है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि क्या कह सकते हो, तीसरा पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए प्रकाश को चलने के लिए, बेटा यहां साइंस में गमन शब्द प्रयोग करते हैं। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप हमारी बात को बेहतर समझ गए होंगे। यानी प्रकाश को चलने के लिए हमारे पास माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, निर्वात में, वायु में, जल में, सभी में प्रकाश चलता है। तो इसलिए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए देखिए क्या आगे है। इसमें एक कंडीशन हमने क्या लिखा, प्रकाश, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। गमन कर सकना मतलब चल सकता है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, यही से सिद्ध हो गया भाई, जब हमने कहा प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यही से हमारा निकल आया कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात मतलब जहां पे वायु ना हो। निर्वात को अगर हमें सीधे शब्दों में समझना है तो हम सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं, जहां पे वायु ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट गुण क्या हम लिख सकते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, किरण के रूप में चलता है, हमने पहले पढ़ लिया। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ये हमारे लिए जानकारी वाली बात है। तो आगे देखते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यम, जहां ट्रांसपेरेंट यानी एक पार से दूसरे पार चला जाए, जैसे कांच, हवा में गमन कर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, हवा आदि में प्रवेश कर सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि में गमन नहीं कर सकता है, उसे पार नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब ये है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आगे हम क्या लिख सकते हैं, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परिवर्तित होता है। जो सरफेस चिकना होगा, चमकदार होगा, वहां पे प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखो बेटा, ये एक माध्यम है, यहां से अगर प्रकाश आएगा ये अभिलंब होता है, ठीक,
ये प्रकाश किरण है, अगर इस माध्यम से इस माध्यम में आएगा तो ये मार्ग तो इसका ये है, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ पे हम ये सारी बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम ये कहेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, दृश्य प्रकाश की अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप गुण में, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या हमने बताया, दृश्य प्रकाश, जो प्रकाश है हमें दिखाई दे रहा है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, तक होती है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये आपका क्या प्रकाश के गुण कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच वायु में प्रवेश कर सकता है, अपारदर्शी माध्यम लकड़ी पत्थर आदि में प्रवेश नहीं कर सकता है। विभिन्न माध्यमों में चलने के लिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परिवर्तित हो जाता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये सारे आपके क्या है बेटा, प्रकाश के गुण हैं। ये सारे के सारे आपके प्रकाश के गुण कंप्लीट हो गए। तो ये सारे अगर प्रकाश के गुण आप कंप्लीट कर लेते हैं, इनमें से सारे याद करने की जरूरत नहीं, वैसे याद हो जाएंगे, आप पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे रिवीजन करते रहेंगे, तो आगे न्यूमेरिकल में और डेरिवेशन में आपको इजी लगेगा, थोड़ा सा इजी होता चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम 100% अच्छे होने वाले हैं, तैयारी बेहतर होने वाली है। चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश, हमने एक बात की थी, प्रकाश माध्यम कांच वायु पारदर्शी अपारदर्शी माध्यम की बात की थी। तो अब चलो हम थोड़ा सा माध्यम के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल मीडियम। क्या बोला हमने, ऑप्टिकल मीडियम। तो क्या होता है प्रकाशिक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उन माध्यमों को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। हमने क्या कहा, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या लिखोगे, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। तो अब बात आ गई कि हम तो जान गए प्रकाश इन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम ये तो क्लियर हो गया। अब इसके पार्ट कितने होते हैं, प्रकाशिक माध्यम के 3 पार्ट होते हैं, 3 माध्यमों में पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाशिक माध्यम हमने कहा ये 3 पार्टों में होता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, चलो देख लेते हैं। पहला क्या, पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम। दूसरा पारभासक, पारभासक माध्यम या पारभासी माध्यम, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा, अपारदर्शक। अपारदर्शक, हमने कहा पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया बेटा। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पारदर्शक माध्यम, पारभासक और अपारदर्शक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑप्टिक, ठीक। तो क्या हमने पाया, पारदर्शक, एक एक को डिफाइन करते हैं। चलो
थोड़ा अलग अलग करके, पूरी बात अभी समझ में आ जाएगी। पारदर्शक, पारदर्शक मतलब क्या होता है? देखो, पारदर्शक, पारदर्शक मतलब आर पार, आर पार, और दर्शक मतलब होता है दिखाई देने वाला, है ना। तो एक ऐसा माध्यम होगा जिसमें आर पार का दिखाई देने वाला होगा। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? वह माध्यम, भाई जब आर पार दिखाई दे रहा है तो मतलब ये ऐसा होगा जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो इसमें अधिकांश मात्रा में प्रकाश जो है इस पार जा पाएगा। तो ऐसा माध्यम क्या कहलाएगा? पारदर्शक माध्यम कहलाएगा। तो परिभाषा क्या लिखोगे बेटा? वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। तो हमने क्या कहा पारदर्शक माध्यम के बारे में, ट्रांसपेरेंट के बारे में? वह माध्यम जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हो? कांच, है ना। एग्जाम्पल पे आप क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल में आप लिखोगे कांच, ठीक है। अब आता है पारभासक। पारभासक मतलब जो कम हो, पार तो जाएगा यानी कि प्रकाश गुजरेगा तो है ही, लेकिन बहुत कम मात्रा में, आंशिक भाग। यहाँ पे क्या था? अधिकतम भाग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंशिक भाग। यहाँ पे अधिकतम भाग गुजरता है और यहाँ पे क्या होगा? आंशिक भाग गुजरेगा। मतलब वह माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, क्या कहलाता है? पारभासक माध्यम कहलाता है, ठीक है। जैसे गंदा पानी, गंदा पानी, ठीक। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे बेटा? गंदा पानी, ठीक है। और अपारदर्शक, भाई पारदर्शक में हमने क्या पढ़ा? आर पार दिखाई देने वाला। और अपारदर्शक में मतलब जो पारदर्शक ना हो, अपारदर्शक मतलब जो पारदर्शक ना हो। तो मतलब यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग ना गुजर पाए, क्या कहलाएगा? अपारदर्शक कहलाएगा। भाई पारदर्शक में हमने क्या पढ़ा? एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकतम भाग क्या होता है? गुजर जाता है, आर पार हो जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है। और एग्जाम्पल कांच, प्लास्टिक की पन्नी, ठीक है, जो सफेद पन्नी है, ठीक। अब पारभासक जिसमें आंशिक जाता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रकाश आर पार हो पाता है। और अपारदर्शक मतलब वह माध्यम जिसमें प्रकाश का बहुत ही मतलब प्रकाश जा ही नहीं पाता, यानी गुजर ही नहीं पाता है, क्या कहलाता है? अपारदर्शक कहलाता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा प्रकाशिक माध्यम में क्या पढ़ लिया हमने? पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक। एग्जाम्पल क्या होता है? लकड़ी, लोहा आदि। पारभासक का एग्जाम्पल हमने गंदा पानी, घिसा हुआ कांच बताया है आपको। और ट्रांसपेरेंट में तो आर पार दिखाई देने वाला कांच, वायु, इसमें आर पार आप देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से आप जानते हैं। तो आज की क्लास में यही खत्म करूंगा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण के बारे में, समांतर पुंज क्या होता है, अभिसारी पुंज क्या होता है, अपसारी पुंज क्या होता है। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पढ़ेंगे कल हम। और भी बहुत सारी चीजें इसी प्रकार से वॉल्यूम 1, 2, 3 करके आप वीडियो देखिएगा, एक भी वीडियो मिस ना करिएगा, आपकी बेहतर तैयारी होगी। इस बार आप 100% मार्क्स लाने में सफल होंगे। जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आए तब ही लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, लगातार वीडियो देखने के लिए बने रहें आदेश क्लासेस पर। लाइक तो बनता है। धन्यवाद।